उत्पादन फलन का एक प्रकार है पैमाने के प्रतिफल, या जिसे हम स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन भी कह सकते हैं, जिसका संबंध दीर्घकाल से होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पैमाने के प्रतिफल। ठीक है, रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पैमाना क्या होता है। ठीक है, तो पैमाने का जो मतलब है वो किससे है, किसी वस्तु को मापने की इकाई। ठीक है, जैसे हम किसी वस्तु को लीटर में मापते हैं तो लीटर, किसी वस्तु को मीटर में, किसी को क्विंटल में, किसी को किलोग्राम में, किसी को फीट, किसी को हेक्टर, अलग अलग मापने की जो इकाइयाँ होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पैमाना कहते हैं। ठीक है, हम इस वीडियो में पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे, या जिसको क्या कहा जाता है, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। ठीक है, तो उत्पादन फलन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है अल्पकालीन और दूसरा होता है दीर्घकालीन। तो ये जो हमारा वीडियो है उसका संबंध किससे है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से। ठीक है, और दीर्घकालीन उत्पादन फलन को हम किस नाम से जानते हैं, पैमाने के प्रतिफल या स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न साधन जो होते हैं उन साधनों के मध्य जो अनुपात है उनमें हम जो परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों का जो अनुपात है वो स्थिर रहता है। ठीक है, विभिन्न साधन हो सकते हैं, जैसे श्रम है, पूंजी है। श्रम की हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं, इसकी दो इकाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इनमें हम परिवर्तन अगर करते हैं, माना कि श्रम की जो इकाई है उसको हमने क्या कर दिया, 1 से 3 कर दिया, मतलब 3 गुना वृद्धि की है, तो जो पूंजी है उसकी इकाई भी हमको क्या करनी पड़ेगी, 3 गुना बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ये 2 हैं तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हम देखते हैं साधनों का अनुपात पहले कितना था, 1:2, और अब कितना है, अभी भी 1:2 ही है। इसका मतलब जो दीर्घकालीन उत्पादन है, या जिसे हम पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, इसमें साधनों का जो अनुपात है, परिवर्तन का अनुपात, वो स्थिर होता है। ठीक है, साधनों में परिवर्तन से उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसकी तुलना करेंगे कि साधनों को हमने किस अनुपात में बदला है और उससे उत्पादन किस अनुपात में बदल रहा है। उससे अधिक अनुपात में भी बदल सकता है, उससे कम अनुपात में बदल सकता है, और उसी अनुपात में भी बदल सकता है। तो इसका मतलब जो हमारा पैमाने के प्रतिफल है उसमें 3 स्थितियां हो सकती हैं, जिसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हम साधनों को किस अनुपात में परिवर्तित करते हैं, कि साधनों का जो अनुपात है स्थिर रहता है। कैसे स्थिर रहता है, तो उसको हम एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। कि माना कि हमारे पास में भूमि की मात्रा है, भूमि की मात्रा हेक्टेयर में ली है, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हम भूमि की मात्रा में परिवर्तन कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं। जैसे हमने 5 से 10 कर दिया तो कितनी वृद्धि हुई, दुगुनी। फिर 5 से 15 हो गया, 3 गुना बढ़ गया है। फिर 20 कर दिया, इसका मतलब 4 गुना वृद्धि हो गई। फिर हमने 25 किया, इसका मतलब 5 गुना वृद्धि हुई। ठीक है, यहाँ से हमको देखना है कि हम कितनी वृद्धि कर रहे हैं। और श्रम की जो हमने इकाई ली है, श्रम को हमने घंटों में व्यक्त किया है। ठीक है, माना कि जो श्रम कार्य कर रहा है वो 100 घंटे, 200, 300, 400, 500। तो यहाँ पर जो हमने परिवर्तन किया है 100 से 200, कितना परिवर्तन किया है, 2 गुना। फिर 200 से फिर हमने 300 कर दिया, मतलब पहले कितना था, 100 सब कितना कर दिया, 300, तो कितनी वृद्धि हुई है, 3 गुना। फिर 400 कर दिया, इसका मतलब 4 गुना वृद्धि की हमने। फिर 500 कर दिया, इसका मतलब 5 गुना। तो यहाँ पर जो हम भूमि की मात्रा में परिवर्तन कर रहे थे और श्रम की मात्रा में परिवर्तन कर रहे थे, ठीक है, इसको हमने दुगुना किया, यहाँ पे भी दुगुना ही है। ये 3 गुना है, ये भी 3 गुना है। इसका मतलब भूमि और श्रम का अगर हम अनुपात देखते हैं तो अनुपात कितना है प्रत्येक स्थिति में, 1:20 है। ठीक है, मतलब जैसे ये हमारे पास में 100 है श्रम के घंटे और ये है 5 है, इसको हमने 5 से कैंसिल कर दिया तो एक बार, और 100 को 5 से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 20 आएगा। इसका मतलब भूमि और श्रम का अनुपात कितना है, 1:20। अब कहीं पर भी देख लें हम, जैसे माना कि हम देख लें यहाँ पे लास्ट
ये 25 है और ये कितना है 500, ठीक है। तो 25 को कैंसिल कर दो 1 से, और 25 को 500 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि भूमि और श्रम का अनुपात क्या है, स्थिर है। तो जब ये अनुपात स्थिर होता है तो इसका संबंध किससे होता है, हमारा दीर्घकाल से होता है, ठीक है, दीर्घकाल से, या जिसको हम कह सकते हैं पैमाने के प्रतिफल या स्थिर अनुपातों के प्रतिफल। मतलब स्थिर अनुपातों के प्रतिफल मतलब उत्पादन के साधनों का अनुपात स्थिर रहता है। अब हम देखते हैं कि ये पैमाने के जो प्रतिफल हम कह रहे हैं क्या होता है। तो पैमाने के प्रतिफल का आशय किस स्थिति से होता है कि वह स्थिति जिसके अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों को हम एक निश्चित अनुपात से परिवर्तित करते हैं, ठीक है। पैमाने के प्रतिफल का संबंध किससे है कि जो उत्पादन के साधन हैं उनमें हम परिवर्तन एक निश्चित अनुपात से करते हैं। जैसा कि हमने उपरोक्त सारणी में कर रखा था कि भूमि की मात्रा 5 से 10 की दोगुनी वृद्धि की है और श्रम की मात्रा 100 से 200 दोगुनी। तो ये अनुपात जो होगा उसी को हम देखते हैं किसके अंतर्गत, पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत। और ये अनुपात जिन साधनों को हम परिवर्तन कर रहे हैं उनके बीच में स्थिर रहता है, ठीक है। अब इस जो हमारा स्थिर अनुपात उत्पादन फलन है उसको हम समोत्पत्ति वक्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और जो समोत्पत्ति वक्र है, समोत्पाद वक्र भी हम कह सकते हैं, ठीक है। आइसोक्वांट या समोत्पाद मतलब सम उत्पाद, मतलब ऐसे वक्र जो समान मात्रा में उत्पादन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो हमारा ये जो समोत्पाद वक्र है इसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की मात्रा कितनी है, 100 इकाइयाँ। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कितनी है, 200 इकाइयाँ। और इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कितनी है, 300 इकाइयाँ, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे समोत्पाद वक्र हैं वो एल आकार के हैं, ठीक है, जो क्या प्रदर्शित करते हैं कि हम श्रम और पूंजी का आपस में प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। और ये जो हमारी OR रेखा है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको हम पैमाना रेखा कहते हैं। मतलब श्रम और पूंजी को हम किस अनुपात में प्रयोग कर रहे हैं। और इस रेखा चित्र से हम देखते हैं तो साधनों का जो अनुपात है OA, AB, BC ये सब क्या है, समान है, ठीक है। OA बराबर AB बराबर BC है, ठीक है। साधनों को हम समान अनुपात में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए किसको बताता है, स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन को दर्शाता है, ठीक है। और इस स्थिति में हमारा जो समोत्पाद वक्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एल आकार के होते हैं। अब हम स्थिर अनुपातों का जो अध्ययन है वो 3 प्रकार से कर सकते हैं, या पैमाने के जो प्रतिफल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अब देखिए इंक्रीजिंग रिटर्न्स पैमाने के बढ़ते प्रतिफल हम किसे कहते हैं कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन करने के लिए दीर्घ काल में जब साधनों को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उत्पादन अगर उससे अधिक अनुपात में बढ़ जाता है तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। यदि साधनों को हमने अगर दुगुना बढ़ाया है और उत्पादन दुगुने से ज़्यादा बढ़ जाए, माना कि जैसे तिगुना बढ़ गया है, ठीक है, कि यहाँ कह सकते हैं हम कि साधनों में हमने जो वृद्धि की है वो कितनी की है, 10%, 10% की, लेकिन उससे उत्पादन जो है वो कितना बढ़ गया है, इस 10% से ज़्यादा हम कुछ भी कह सकते हैं, माना कि जैसे 20% बढ़ गया है। तो ये किस स्थिति को दर्शाता है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, ठीक है। अब इसको हमें सारणी के द्वारा समझ सकते हैं कि श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 5 इकाई मिलकर किसी वस्तु की 100 इकाई का उत्पादन करती है। फिर श्रम की मात्रा हमने क्या कर दी, 1 से 2 कर दी, दुगुनी। तो पूंजी की मात्रा भी दुगुनी करनी पड़ेगी, 5 से 10। तो दोनों साधनों को हमने जो परिवर्तन किया है उसका अनुपात क्या है, स्थिर है। दोनों साधनों की मात्रा दुगुनी कर दी है, लेकिन हमारा जो उत्पादन है वो कितना हो गया है, 100 का दुगुना कितना होता है, 200, लेकिन उत्पादन हमारा कितना बढ़ गया है, 300। तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है, ठीक है।
कि साधनों को अगर हम 10% बढ़ाते हैं और उत्पादन अगर उससे अधिक अनुपात जैसे कि 20% बढ़ गया है तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल की स्थिति है। दूसरी हमारी स्थिति है पैमाने के स्थिर प्रतिफल। ठीक है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल का मतलब हो गया कि जिस अनुपात में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन किया जाता है उत्पादन में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है। यदि हमने सभी साधनों को 10% बढ़ाया है, ठीक है, साधनों में हमने कितनी वृद्धि की है 10% की, सभी साधनों को 10% बढ़ा दिया गया है और उससे उत्पादन भी कितना बढ़ रहा है, अगर 10% ही बढ़ रहा है तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। मतलब जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों को बढ़ाया जाता है उत्पादन में भी उसी अनुपात में वृद्धि होती है। इसको हम इस सारणी से स्पष्ट कर सकते हैं कि श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 5 इकाई मिलकर किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करती हैं। श्रम की मात्रा अगर हम दुगुनी कर दें 1 से 2 तो पूंजी की मात्रा भी दुगुनी करनी पड़ेगी, कितनी 5 से 10, और उत्पादन भी दुगुना हो जाता है 100 से 200। तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के स्थिर प्रतिफल। और तीसरी स्थिति हमारी होती है पैमाने के घटते प्रतिफल। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है तो जिस अनुपात में हम उत्पादन के साधन बढ़ाते हैं उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के हमने उत्पादन के जो साधन बढ़ाए हैं वो कितने बढ़ा दिए हमने 10%, और उससे उत्पादन बढ़ेगा। देखो साधनों को बढ़ाए तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन उत्पादन क्या हो रहा है साधनों की तुलना में कम अनुपात में बढ़ रहा है। उत्पादन कितना बढ़ा, माना कि 5% ही बढ़ा है। ठीक है, साधन बढ़ाए थे 10%, उत्पादन भी बढ़ा लेकिन कितना बढ़ा, साधनों में परिवर्तन की तुलना में कम, 5% ही बढ़ा है। तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के घटते प्रतिफल। इसको हम इस सारणी से समझ सकते हैं कि श्रम की 1 इकाई पूंजी की 5 इकाई मिलकर किसी वस्तु की 100 इकाइयों का उत्पादन करती हैं। श्रम की मात्रा दुगुनी कर दी, पूंजी की मात्रा भी दुगुनी कर दी, तो उत्पादन में दुगुने से कम वृद्धि। तो 100 का दुगुना कितना होता है 200, तो उत्पादन 100 से बढ़ा तो है लेकिन 200 से कम, कितना 150 ही बढ़ा है, 150, 180, 170, 120। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति होगी, पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये हो गए हमारे पैमाने के तीनों प्रतिफल। आगे समझ में कि तीनों प्रतिफल का मतलब, जैसे पैमाने के बढ़ते प्रतिफल क्या होता है कि साधनों को अगर हम 10% बढ़ाते हैं, साधनों में कितनी वृद्धि करते हैं 10%, अगर उत्पादन इससे अधिक अनुपात में बढ़ जाता है, माना कि 20% बढ़ जाता है उत्पादन, तो ये कौन सी स्थिति होती है, बढ़ते प्रतिफल। अगर साधन को हम 10% बढ़ाते और उत्पादन भी 10% ही बढ़ता है तो ये कौन सी स्थिति होगी, स्थिर प्रतिफल। और साधन को 10% बढ़ाने पर उत्पादन उससे कम अनुपात में बढ़ता है, माना कि 5% ही बढ़ता है। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है, पैमाने के घटते प्रतिफल। तो ये हमारे 3 प्रकार के पैमाने के प्रतिफल होते हैं जिनका अध्ययन हम दीर्घकाल में करते हैं। इनका संबंध दीर्घकाल से होता है, और दीर्घकाल का मतलब अर्थशास्त्र में किससे होता है, तो जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो हमने उदाहरण में श्रम और पूंजी की इकाई ली थी, दोनों को परिवर्तन माना था, इसलिए दोनों को परिवर्तनशील माना था, इसलिए इसका संबंध किससे है, दीर्घकाल से है। ठीक है, पैमाने के प्रतिफल।